तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का VBA ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा यकीन के साथ बता सकता हूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में 80 में 80 लड़ेंगे। आप 20 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हो और वीडियो को वॉच करके नहीं जा रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अगर एग्जाम में चाहते हो कि 80 में 80 लड़ जाए और आपका एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर है, और आपको बनाना कितना होगा, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन है 80 ऑब्जेक्टिव और बनाना कितना है, मात्र 40 क्वेश्चन बनाने हैं और आपका 40 में 40 सही हो जाए। तो इसलिए पूरा वीडियो को वॉच करिए, वीडियो को छोड़ना नहीं है। और मैं ये भी बात बता दूं, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आज लेकर आया हूं। लगभग आप लोगों को 200 से 250 ऑब्जेक्टिव आज बताने वाला हूं और ये मान के चल लीजिए कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे ही आएंगे। और बिल्कुल मैं यकीन के साथ कहता हूं कि एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो कि इस वीडियो से बाहर से आ जाए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि पूरा वीडियो वॉच करके ही जाएंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर करें। एक और बात बता दूं, ऑप्शन नहीं लाया हूं। देखिए ऑप्शन लाने से ये होता क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं करा पाता, इसलिए ऑप्शन में नहीं लाया हूं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि समय आप लोग के पास तो है नहीं। आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कराना, इसलिए मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोग का। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। पहला दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्पाद या क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं या क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई दफा क्वेश्चन ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। भूलना नहीं है, बहुत बार पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो उत्पाद या क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम से जरूरी है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, उसे संरक्षित करना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। मतलब संतुलित कर देना, क्योंकि हम ना ही विनाश कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं और नहीं बना सकते हैं। जितना रहता है उसको संतुलित करना पड़ता है, और वो किस नियम से होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। याद रखिएगा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि कौन सी है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaO। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। नहीं भूलना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहीं से एक और क्वेश्चन बता दूं मैं आप लोगों को, CaCO3। आप जानते हो CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये किसका सूत्र है, खड़िया बोलो, क्या बोलो, खड़िया बोलो, या चूना पत्थर बोलो, क्या बोलो, चूना पत्थर बोलो, या इसी के साथ साथ क्या बोल दीजिए, संगमरमर बोल दीजिए। तो ये याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट किसका किसका फार्मूला है, खड़िया का या चूना पत्थर का, और इसी के साथ संगमरमर भी याद रखेंगे, ये भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया। जिसमें C और O ये दोनों अभिकारक हो गए और मिल के बना दिया CO2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, मतलब कार्बन भी अभिकारक और ऑक्सीजन भी अभिकारक, और ये दोनों मिलके क्या बना है, एकल उत्पाद बना है। कितने बना है, एक। मतलब 2 अभिकारक मिले और उत्पाद कितना बना, 1 बना। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन। मतलब दोनों आपस में जुटा हुआ है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे में देखिए CO2 है, अब इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, कार्बन प्लस O2 में टूटेगा। तो देखिए CO2 एक ही था, लेकिन टूटा कितने, उत्पाद कितने बने, 2। एक कार्बन बना, एक क्या बना, ऑक्सीजन बना, 2 बन गया। तो जब एक टूट के अभिकारक है एक
और उत्पाद कितने बना 2। अगर ऐसा हो तो उसको हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में थ्योरी भी दे सकता है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो बता देना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट के क्या बनेंगे 2 उत्पाद बनाते हैं या 3 उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और वही अगर 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना दे तो उसको हम लोग संयोजन बोलते हैं। याद रखिएगा। लो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो याद रखना है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। याद रखिएगा कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ये भी याद रखिएगा कि साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग कैसा होता है? तो भूरा रंग होता है। कैसा रंग? भूरा रंग। याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, AgBr। किसका जी? AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड का किस रंग हो जाता है? तो धूसर रंग का हो जाता है। किस रंग का होता है? धूसर रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वैसी अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है उसको विस्थापन अभिक्रिया। मतलब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगा? विस्थापित। जैसे एग्जाम्पल के लिए Fe ले लिया जाए और इसके साथ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे Fe किसके साथ जुड़ जाएगा? सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर कहाँ हो जाएगा? साइड हो जाएगा। तो ये कॉपर को विस्थापित कर दिया कौन? आयरन। मतलब कॉपर के जगह पे कौन आ जा रहा है? आयरन। मतलब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी याद रखेंगे तो थ्योरी का काम हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी भी दे सकता है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। उदाहरण दीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व क्या कर दे? विस्थापित कर दे, उसको विस्थापन अभिक्रिया। कितना आसान है भाई, बहुत आसान। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप ध्यान दीजिए। वैसे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब अदला बदली कर ले। अदला बदली कर ले उसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब अपने आयनों की क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, जिस अभिकारक में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको क्या बोलता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, और सब इससे जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, इससे 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना होइए। आप लोग अच्छे से रिविजन करिए तभी कुछ होगा भाई। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा कैसा होता है? धूसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर जिंक जो है कॉपर के जगह पे आएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसे दिखाई दे रहा है कि जिंक है कॉपर को यहाँ से विस्थापित करके अलग कर दिया और इसके जगह पे कौन आ गया? Zn आ गया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन। देख रहे हैं कितना आसान है। यहाँ पे देखिए वही हाल यहाँ भी हुआ है। देखिए कॉपर को हटा के ये Pd आ गया है, Pb आ गया है, यहाँ से कॉपर बेचारा अकेले साइड हो गया। तो ये भी कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। भाई इतना आसान कुछ होता है भाई? इतना आसान समझ में नहीं आता आप लोगों को, बताइए। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। तो देखिए एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज देख रहे हैं। मतलब क्या? सल्फेट के साथ कौन चला गया? ये वाला। और सोडियम उठ के किसके साथ चलाया? क्लोरीन के साथ। एक्सचेंज कर रहे हैं, ये एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन। मतलब क्लोरीन के साथ कौन आ गया? सोडियम। और सल्फेट के साथ कौन आ गया? बेरिलियम। देख रहे हैं कितना आसान है भाई। तो उसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। भाई इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। देखो ये अभिकारक कितने हैं? 1 है। और टूट के बनाए कितने हैं? 2। तो आप जानते हो वियोजन या अपघटन अभी पढ़ के आए हो कि अगर एक अभिकारक टूट के 2 बना दे, देखो तो 1 बनाया और यहाँ पे 2 बना दिया। जब ऐसी स्थिति आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। बोलो भाई इतना आसान कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, मैं नहीं बोल सकता कि इससे आसान होने वाला है। देखो तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है जल। अब ये 2 हो गए, अभिकारक कितने हो गए? 2। और बनाया कितने उत्पाद? 1 बनाया। देख रहे हो 2, यहाँ पे 1 कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये 2 मिले हुए हैं, बनाए कितने हैं? 1। तो ये कौन सा संयोजन? 2 को जुट के 1 नहीं बनाया भाई, संयोजन। ये देख रहे हैं कितना आसान है। अगला क्वेश्चन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? उपचयन बोलते हैं। और वही ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको अपचयन बोलते हैं। भाई कितना आसान है भाई, कितना आसान है। देखिए तो
इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयन, और ऑक्सीजन की अधिकता होगी उसको क्या बोले, उपचयन। और दोनों एक ही साथ हो जाए, ध्यान से सुनिएगा भैया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैं बातें बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ये बात कि अगर उपचयन और अपचयन दोनों एक ही साथ हो जाए तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? जब उपचयन, जब अवकरण या ऑक्सीकरण दोनों एक ही साथ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बोलो भाई, यहाँ तक कंप्लीट है? तो पहला लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके। अगले पे आते हैं। अगला देखिए, फार्मूला दिया हुआ है। आप लोग इस फार्मूले को नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। मैं कितने बार बोलूं भाई कि नहीं भूलना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल एग्जाम के में आने को एग्जाम दे के आइएगा और आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं ना, वीडियो को डिसलाइक कर ही दीजिएगा अगर नहीं आता एग्जाम में। तो मैं कन्फर्म कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी, इसलिए रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ एक बार, बस एक बार याद करके जाइए, आप एग्जाम में जरूर बेहतर करने वाले हो। तो पहला है एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। देख रहे हैं कितना आसान है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n, भूलना नहीं है। एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का भी वैसे ही याद रखना है। एल्कीन का होता है CnH2n। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो देख लीजिए, ये किसका है? एल्कीन का है। किसका है? एल्कीन का। वही देख रहे हैं, एल्केन का क्या हो गया? CnH2n+2। एल्केन का क्या हो गया? CnH2n। अगर एल्काइन का पूछता है तो CnH2n और क्या? -2। ये किसका हो गया? एल्काइन का हो गया। ये किसका है? एल्काइन का है। नहीं भूलना है भाई, नहीं भूलना है ना। यहाँ से एल्केन, एल्किन और एल्काइन से एक क्वेश्चन नहीं आया तो जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन आएंगे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन से एक क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको याद कर ही के जाइएगा। अगला देखिए, अगला क्या दिया है? एसिटिक अम्ल का क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक अम्ल का भी फार्मूला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाता है मीथेन का फार्मूला। देखो CH4, मीथेन। क्लोरोफॉर्म का भी याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। और क्या? एथेनॉल का क्या? CH3CH2COH। बेंजीन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजीन का C6H6। इसका स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछ सकता है। बेंजीन का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकता है, तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, मेरी बातों को मानिए, प्लीज़ एक बार पढ़ के जाइए, विश्वास कीजिए मेरे पे। कीटोन का फार्मूला क्या होता है? इसको सूचक है ये देखिए, ये सूचक है किसका? कीटोन का है। ये किसका है? कीटोन का है। वही अल्कोहल, अल्कोहल अगर OH रहता है तो इसको हम लोग, ये किसका सूचक है? अल्कोहल का है। अगर वही एल्डिहाइड का पूछेगा, ये देखो एल्डिहाइड, तो बस C है, डबल बंड O लगेगा, एक बगल क्या लग जाएगा? H लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। और वहीं यहाँ से H हट जाता है तो ये क्या हो जाएगा? ये कीटोन हो जाएगा। प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, बस एक बार भरोसा करिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है क्या? COOH, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, ये वाला करेक्ट है या ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, या ऐसे भी दे सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को किस प्रकार सूचित किया जाता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। प्रोपेनॉन का क्रियाशील सूचक क्या होता है? तो ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है, नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रकृति का होता है। किसका होता है जी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रकृति का होता है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2। एथेन का क्या होता है? C2H12। ये एथेन का 14 होगा। इसमें 100 संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, याद रखिए। कितना होता है? 7। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं? तो एथाइन देखिए, एथाइन मतलब क्या? ट्रिपल बंध ना। तो ट्रिपल बंध में 100 बंधन कितने होते हैं? तो 3 है। तो याद रखिए कितने होते हैं? 3। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या जाता है? एल्केन। एल्केन का भी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, CnH2n और क्या चीज +2 अभी पढ़ के आए हैं, क्या होगा? एल्केन होगा। और ये सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है? तो मीथेन होता है। कौन होता है? मीथेन, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ जाता है, नाइट्रोजन के बीच असंयोजित बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 असंयोजित बंधन होते हैं। कितने होते हैं? 3। और वही ऑक्सीजन की बात कर लिया जाए तो ऑक्सीजन के बीच कितना होता है? 2 होता है। तो वही क्वेश्चन तो दिया है कि नाइट्रोजन के बीच 3 हो गए और ऑक्सीजन के बीच कितना होंगे? 2 होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कार्बन के अपरूप पर क्या है? तो कार्बन के अपरूप क्या है? तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फार्मिक अम्ल है, भूलना नहीं है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % होती है? तो 78%। कितना होती है? 78। और ऑक्सीजन का पूछेगा तो ऑक्सीजन होता है 21%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%, याद रहेगा। और वही कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.003% होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिर से वहीं से क्वेश्चन आ गया। ये देखिए, टूट के कितने बनाया? 2। यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ लिए हैं। देखिए, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये पढ़ लिए हैं, रिपीट हुआ है। अगला देखिए, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है तो क्या होता है? CuSO4। यहाँ पे भी समझ में आ रहा है आप लोग को, तो यहाँ पे भी मत समझिएगा, U है और 5H2O। तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 5H2O। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा या धोबिया सोडा, इसी को बोलते हैं धोबिया सोडा। इसको क्या बोलते हैं? धोबिया सोडा, भूलना नहीं है। ये फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बेकिंग सोडा का फार्मूला देखिए, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, NaHCO3। ये इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूला दिखाई दे रहे हैं, जैसे विरंजक चूर्ण का क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब कितना इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं बता ही नहीं सकता। इसलिए प्लीज़ एक बार पढ़ के लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। क्या होता है साधारण नमक का सूत्र? क्या होता है? NaCl। ये अभी मैं बताता है, ऐसे संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और ये pH मान से क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और नहीं कभी होगा। तो इसलिए प्लीज़ 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 एक बार तो पढ़ के जाइए, भरोसा करिए मेरे पे, आप बेहतर करने वाले हो। जठर रस का pH मान कितना होता है? 1.2। नींबू रस का pH मान कितना होता है? 2.2। ये रस है भाई, याद रखना। जल का कितना होता है? 7 होता है, शुद्ध जल का। रक्त का कितना होता है? 7.4 pH मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? 14 होता है। अम्ल वर्षा का 5.6 से कम होता है। शरीर का pH मान कितना होता है? 7.0 से 7.8 के बीच क्या करता है हमारा शरीर? कार्य करता है। और मुंह का pH 5.5 से कम होता है। अगर उतना से कम होता है तो दांत गिर के भौरी आ जाए, जान लो, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी, कौन नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पत्रों को कौन करता है? अम्ल करता है। कौन करता है जी? अम्ल करता है, याद रखिएगा। नीले लिटमस पत्रों को कौन करता है? तो अम्ल करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है? तो कौन करता है? क्षारक। लाल लिटमस पत्रों को नीला कौन करता है? क्षारक करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक प्राकृतिक सूचक है तो प्राकृतिक सूचक कौन है? लिटमस है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए उपयोग होता है क्या? मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन, याद रखेंगे। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर। किसके बराबर? तो 7 के बराबर किसका मान होता है? उदासीन विलयन का pH मान होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसमें भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय 1 होगा, और उसके बाद से 2 होगा, उसके बाद से 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। मतलब सबसे कम अम्लीय 6 और सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन? 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक। 7 से अधिक मतलब कितना होगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13,
और 14, लास्ट 14 तक होंगे, क्योंकि पीएच स्केल पर संख्या कितनी होती है? 14। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा? 14, और सबसे कम क्षारीय 7 होगा। अगले क्वेश्चन पे, पीएच स्केल पे संख्या कितनी होती है? तभी बताया कितना होता है? 0 से 14। अगला, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 ½ H2O 2H2O। ये हो गया किसका? जिप्सम का। वही अगर आपको पूछ दे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट और अर्ध देखिए ½ H2O। कितना जी? ½ H2O। भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में आने के चांसेस बहुत है। तनुकरण, कि जल में अम्ल और क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति आयन आयतन में क्या हो जाती है? कमी। उसको हम लोग तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना है। शुष्क बुझा हुआ चूना, ये गलत है, मिस्टेक से लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में प्रयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो धोवन सोडा का होता है। कि जल के अस्थायी कठोरता को हटाने में किसका प्रयोग होता है? धोवन सोडा का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे, टूटी हुई हड्डियों को सही करने में किसका उपयोग होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। टूटी हुई हड्डियों को सही करने में किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि अपच का उपचार करने में निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड का। अगर उपचार करना है पेट का, अगर किसी प्रकार का अपच की स्थिति आ जाए तो उसमें किसका उपयोग होता है? एंटासिड का उपयोग होता है। देखिए, कोई विलियन है जो लाल लिटमस पत्रों को नीला कर रहा है। लाल लिटमस पत्रों को कैसा कर रहा है? नीला। था पीएच मान कितना हो जाएगा भाई? 7 से अधिक जितना रह जाए, 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, 11 रहे, 12 रहे, 13, 14 तक। अगर 14 तक रहता है पीएच मान, मतलब 7 से अधिक का, तो सब के सब लाल लिटमस पत्रों कैसा करते हैं? नीला, मतलब क्षारक करते हैं। तो ऑप्शन में 10 इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए 10 दिया गया है। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना है तो नहीं भूलना है। सिरिका का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। संतरा का पूछेगा तो क्या होगा? सिट्रिक अम्ल। इमली का पूछेगा तो क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में पूछता है तो कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध में पूछता है तो कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। नींबू में पूछता है तो कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में पूछता है तो कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल मिलता है। अगले क्वेश्चन पे अगले देखिए, यहाँ पे नेटल के डंक में पूछता है तो नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल। ये जितने भी अम्ल है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो किस प्रकार का सूचक है? गंधीय सूचक है। आयोडीन मुक्त होता है किसके? ये मिस्टेक से लिखा है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अम्ल एवं अम्ल के अपशिष्ट के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaCO3 फार्मूला। देखिए तो कितना आसान है। अम्ल जो है जल में घुल के क्या देता है? H+ आयन। क्योंकि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, और खट्टा होने के कारण ये जल में घुलता है तो क्या देता है? H+ आयन देता है। अगला क्वेश्चन है, क्षारक जल में घुल कर क्या देता है? तो OH- आयन देता है। OH- आयन देता है, याद रखेंगे। और ये स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। अब इतना आसान कुछ नहीं हो सकता भाई, जितना आसान मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम सोने से कितनों किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर का तार हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? सिल्वर और कॉपर उष्मा का सबसे अच्छा क्या होते हैं? चालक। उष्मा के कुचालक कौन है? तो लेड और मरकरी क्या है? उष्मा के क्या हैं? कुचालक हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, उसको हम लोग धवानिक बोलते हैं या सोनोरस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी धातु को लेकर और किसी कठोर धातु से हम लोग किसी धातु को लेकर टकराता है किसी चीज़ से तो आवाज़ उत्पन्न करता है, उसको ध्वनि के क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। धातुएं और धातुएं कौन कौन है? तो कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अन्यथा नहीं बताता। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखा करिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं बताता। कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन धातु
का गलनांक बहुत कम होता है और हथेली पर रखने पर क्या पिघलने लगता है। तो गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं जो कि हाथ पर रखने पर तुरंत क्या होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु चमकीला होता है। तो आयोडीन ऐसा अधातु है जो कि क्या होता है, चमकीला होता है। आयोडीन ऐसा क्या है, अधातु है जो कि कैसा होता है, चमकीला होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, हीरा होता है, भूलना नहीं है। अगला देखिए, क्यूपराइट निम्न से किस धातु का अयस्क है। तो आप लोग को याद रखिए कॉपर, किसका है, कॉपर है। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु है कौन सा। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा है, अधातु। तो अधातु क्या होगा, ब्रोमीन होगा। यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन इससे आते हैं और बहुत कंफ्यूज करता है धातु अधातु में, इसलिए बड़े ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन तौल में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम, लिथियम ऐसे धातु हैं जो कि बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। अगर खुला ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो तुरंत क्या पकड़ सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं। इन्हीं को आग से बचाने के लिए क्या करके रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर क्या किया जाता है, रखा जाता है। अगला, चाकू से काटे जाने धातु कौन, वही सोडियम, पोटेशियम और क्या है, लिथियम है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा उपधातु है। तो बिस्मिथ, याद रखिए कौन सा जी, बिस्मिथ। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन एक प्रकार का क्या है। तो कार्बन एक प्रकार का क्या है, अधातु है। अगला देखिए, अधातु एक ऐसा ऑक्साइड बनाती है। तो जो अधातु होती है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कैसा ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, याद रखिएगा। और जो क्षारक होते हैं वो क्षारक कैसे धातु बनाएंगे, तो बनाते हैं क्या चीज़, ये क्षारीय धातु कौन बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाते हैं, धातु। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाते हैं, धातु। और अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, अधातु। अगले क्वेश्चन पे है, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातु को पीट कर क्या पतली चादर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने को क्या कहते हैं। मतलब पतला तार के रूप में खींचना वो क्या कहलाता है, तन्यता कहते हैं। अगर पीट के चादर बनाएंगे तो आघात वर्ध्यता, और खींच के तार बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, तन्यता। कितना आसान है भाई। अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24। कितना आसान है। और पूछता है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो आप लोग बताना है 24 कैरेट का होता है। अगला, आभूषण, एक और यहाँ से क्वेश्चन, कि आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है। तो 22 कैरेट सोने का उपयोग किस में होता है, आप लोग को आभूषण बनाने में उपयोग होता है। कोई ऐसा सोना रहता है जो कि 18 कैरेट से ही बना देता है, जो कि अपनी अपनी क्वालिटी है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि कितने कैरेट का, तो 22 कैरेट, ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों क्या कहते हैं। तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अगला, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं कहाँ पे, एनोड पे। कहाँ पे, एनोड पे। अगला क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, इसके साथ साथ पोटेशियम, याद रखिएगा। सोडियम पोटेशियम याद रखिएगा। बॉक्साइड निम्न किसका है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बन जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडोनीकरण। ये 2 नंबर में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगला देखिए, विद्युत का सुचालक कौन है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, ग्रेफाइट है। और क्षारीय धातु पूछता है तो वही है सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है कि लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यशद लेपन बोलते हैं। कि अगर लोहे पर हम लोग जस्ते की पतले परत चढ़ा दे तो उसको क्या बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं। अगला, स्टेनलेस स्टील इस्पात प्राप्त होता है किसमें। तो लोहा के साथ अगर निकल और क्रोमियम को मिला दिया जाए तो स्टेनलेस स्टील बनता है। और स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है, याद रखेंगे। एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, कांसा भी एक प्रकार का मिश्र धातु है जो कि कुचालक है। सोल्डर बनाया जाता है किसके किसके, पीबी और क्या, और टीन से के उपयोग से बनता है। अगला, किसका उपयोग विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग में किया जाता है। तो सोल्डर का उपयोग किया जाता है विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग में। किसका उपयोग, सोल्डर का। पीतल एक प्रकार का क्या है, तो पीतल भी एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है, जो कि तांबा और जस्ते से मिलकर क्या होता है, पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बायो वाला रहने देता हूँ, और बायो वाला और फिजिक्स वाला
के लिए 2 वीडियो में बना देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर देखने में परेशानी होगा। आप लोगों को पूरा केमिस्ट्री बता दिया हूँ, इससे क्वेश्चन बहुत लड़ेंगे। और आप लोगों को दूसरा वीडियो फिजिक्स का मैं बना देता हूँ, फिर आप लोगों को बायोलॉजी का, जिससे एग्जाम में आसानी होगी और एग्जाम में उतना बेहतर करेंगे जितना आपने सोचा नहीं होगा। इसी के साथ मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।